की कसम मौजों की कसम ये ताना बाना बदलेगा तू खुद को बदल तब ही तो जमाना बदलेगा तू। नमस्कार सीमाते। नमस्कार। महाराष्ट्र के सामाजिक संस्था संगठनों का नेटवर्क महावन, जिसकी आप सलाहकार हैं, और वाणी जो नेशनल लेवल पे संस्था संगठनों का नेटवर्क है, इनके तरह महाराष्ट्र के सामाजिक क्षेत्र का राष्ट्रीय योगदान, इस पर एक अभ्यास चल रहा है। आप जानती हैं, इसका एक पॉडकास्ट हम लोग ले रहे हैं। तई आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्य किया है। आप उस फोकस से महाराष्ट्र के सामाजिक क्षेत्र को कैसे जानती है, कैसा समझती है? धन्यवाद। मेरा शुरुआत में एक डिस्क्लेमर है कि मैं रूढ़ार्थ से सामाजिक क्षेत्र की आज जानी नहीं जाती हूँ, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैं इस सेक्टर के बाहर जाकर के इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। शुरुआत मेरी एक ड्राउट अफेक्टेड किसान परिवार से हो गई, जिनको गांव छोड़ के दूसरी आजीविका ढूंढने के लिए बाहर जाना पड़ा। आणीबाणी में इस विद्यार्थी आंदोलन में सहभागी होकर के स्टेटस को चैलेंज करने का अनुभव, और उसके बाद राजनीति से भी बदलना समाज मुश्किल है, इसका एक एहसास। उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट जैसी स्वयंसेवी इंस्टीट्यूट से मेरा सोशल वर्क का प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और उसके बाद लगातार कुछ अध्ययन करने वाली एनजीओ जैसे स्त्रीवाणी है, प्रिया जैसा नेटवर्क, सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरीज इन एशिया, जिसमें मुझे बहुत ही जल्दी बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस जैसे देशों में जाने को मिला। तो भारत की एनजीओ और भारत के अंदर जहाँ से मैं आती हूँ, महाराष्ट्र की एनजीओ, उसके बाद ग्रामायण जैसा शुरुआत का एक नेटवर्क, अफार्म जैसा नेटवर्क, महाराष्ट्र लोक विकास मंच जो 40 साल पहले मैंने स्थापित की पर्याय संस्था, उसका संचालन करता था, इसलिए वहाँ के 200-250 संस्थाओं के की जानकारी, और विदर्भ लोक विकास मंच का एक इवैल्यूएशन किया था 20 साल पहले, उससे विदर्भ की संस्थाओं को देखा। तो मेरा देखने का जो अनुभव रहा है वो उन संस्थाओं के बीच में होना, उन संस्थाओं को थोड़ा थर्ड पार्टी जैसे बाहर से देखना, और अब दुनिया में जब संस्थाएं सारी देखते हैं इवैल्यूएशन के लिए, मैं कई देशों में ये काम यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ करती हूँ, तो ये समझ में आता है कि महाराष्ट्र ही अलग है, इसलिए महाराष्ट्रों की संस्था बहुत अलग है। महाराष्ट्र की विरासत ये है कि यहाँ कर्वे, फुले, शाहू, अंबेडकर, सारे नाम जो लिए जाते पूरे देश में, वही महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के जो संत हैं वो भी बड़े सामाजिक संत हैं। गाडगे महाराज, तुकोबा, संत तुकडोजी महाराज, ये सारे लोग जो है ये धार्मिक मतलब धारे से धर्म, जो समाज को पकड़ के रखता है वो धर्म है। तो समाज को इकट्ठा रखने के लिए, समाज का मन बदलने के लिए काम करने वाले संत भी यहाँ से थे। साहित्य आप देखेंगे तो साहित्य, मैं केवल संत वाङ्मय नहीं कहूँगी, पर दलित नेताओं के आत्मचरित्र हो या पुल देशपांडे जैसे लोगों का सामाजिक जो एक दृष्टि से लिखान हो, ये बड़ा पॉपुलर हर जगह में है। कई सारी मानुष जैसी, अंतर्नाद जैसी, कई किस्त्रिम जैसी न्यूज़लेटर्स, बड़ी मासिक जिसको बोलते हैं हर महीने आने वाली, ये सारी इतनी फेमस थी कि महाराष्ट्र का एक सामान्य नागरिक अपने को छोड़ के हमारे आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में अवेयर था। शिक्षा का प्रमाण भी यहाँ ज़्यादा था, सारे शुरुआत के स्कूल यहाँ पर बड़े। आज महाराष्ट्र की यंग जनरेशन, ये 4th या 5th जनरेशन ऑफ एजुकेटेड चिल्ड्रन, बिल्कुल, बिल्कुल। जो इस देश में बहुत कम, बंगाल वगैरह छोड़ के, केरला छोड़ के बहुत कम जगहों में ये है। तो जब मेरा एक एमफिल का थीसिस था कि जब शिक्षा तीसरी जनरेशन में जाती है तब काफ़ी इक्वलाइज़र हो जाता है। आरोग्य की सुविधा हो, यातायात की सुविधा हो, जैसे एसटी बस से सारा गांव जुड़ा हुआ है, बहुत सारा, मतलब रोड रास्ते हर जगह में, टेलीफोन भी यहाँ बहुत पहले आया। बम्बई पास में होने के कारण शहर और ग्राम का अंतर भी कम था। गांव का हर लोग कोई ना कोई बॉम्बे में गया है, विकास क्या है बदल के, गेट वे ऑफ इंडिया ही तो मुंबई था। तो जो लोग आए वहाँ आए, और वहाँ से पहले महाराष्ट्र में आए, और महाराष्ट्र में जो है बदलाव हो गया। तो महाराष्ट्र हैज़ हैड
privilege of being ahead of many other states. You take any development indicator a few years ago. पर दीदी आप बता रही है कि विकास में जाने वाला यह राज्य था, तो फिर संस्था क्यों स्थापन हुई? प्रश्न क्या थे? ये संस्थाएं सारी मेरे सामने जो जिन संस्था को मैंने 70-80 से देखा, तो ये संस्थाएं कोई ना कोई आइडियोलॉजी से प्रभावित थी। हाँ। और आइडियोलॉजी वामपंथी हो, गांधीयन हो, समाजवादी हो और आरएसएस से संबंधी हो, ये सारे लोग एक तरह से समाज बदलाव का काम कर रहे थे। उसको विकास का काम हालांकि नहीं मानते थे। विकास का काम तब हो गया जब विकास की योजना बनाना, उद्देश्य बनाना, उसके ढांचे बनाना, तो विकास वॉज अ मोर प्रोफेशनल वर्जन ऑफ व्हाट महाराष्ट्र वॉज अर्लियर डूइंग as real with voluntary spirit, because they cannot not do it. Many of them were in this कि मुझे इस तरह का समाज देखना है जहाँ समानता है, जहाँ शिक्षा है, जहाँ बच्चे खुश है, महिलाओं को भी पार्टिसिपेशन का अवसर है, इस तरह का समाज हम देखना चाहते हैं। या भूखमरी ना हो, या सार खेत सब सुफल सफल हो। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जो काम शुरुआत हो गया वो विचार प्रवाहों से प्रेरित था, और क्योंकि ये विचार वास्तव में लाकर के समाज में बदलाव लाना है, यही उनका उद्देश्य था। इसके लिए 70s 80s तक बहुत कम लोग इस पैसा कमाने के लिए ये करते थे। वैश्वीकरण के बाद तो ये थोड़ा स्पष्ट, पैसा कमाने के लिए क्या मतलब, ये काम मुझे लगता है इसलिए कर रही हूँ, मेरा सपना इसलिए कर रही हूँ, वैचारिक जरूरत मेरी है। मैं जिस तरह से आज का समाज है उससे संतुष्ट नहीं हूं, मुझे कुछ अलग तरह का समाज चाहिए। उसके लिए मैं काम करने तैयार हूं। जो आज है, भूखमरी हो या अशिक्षा हो या अंधश्रद्धा हो या महिलाओं का खच्चीकरण हो या हिंसाचार हो, ये मैं नहीं चाहती हूँ। और इसलिए इसको बदलने के लिए मैं माता बालक के साथ काम करूंगी, बाल मृत्यु कम करने की कोशिश करूंगी। मैं ग्राम पंचायत में जो जीत के आते हैं उनको ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस के लिए तैयार करूंगी। कुछ ना कुछ एक सपना लेकर के गांव में जाकर के वॉलंटरी स्पिरिट में ये काम हो रहा था, और उनके अच्छे संगठन थे। एक अच्छी बात महाराष्ट्र में ये थी कि ये सारे अलग अलग विचारों के लोग एक दूसरे से भी अच्छे मिलजुल के थे, आदान प्रदान अच्छा था। आनी बानी में तो एक दूसरे के साथ अंदर रह करके मतलब दोस्ती भी हो गई, और मुझे लगता है कि हमारे अप्रोचेस अलग हो, हमारे उद्देश्य एक जैसे है, बिल्कुल एक नहीं होंगे, तो ये वातावरण महाराष्ट्र में काफी अच्छा था। तो इसके बाद जब वैश्वीकरण के बाद इसी तरह का काम, क्योंकि भारत खुल गया पूरी देश के साथ, पूरे दुनिया के साथ जो है आर्थिक संबंध बदलने लगे। हालांकि ये सारा भारत की तब की आर्थिक मंदी के कारण और कुछ जो बोलते हैं करेंसी की गिरावट के कारण, मुद्रास्फीति ऐसे कुछ उसको बोलते हैं, तो उसके कारण ये जरूरत पड़ी कि बाहर से भी आर्थिक मदद आ जाए। पर ये केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रही, ये विकास कामों से भी जुड़ गई कि जहां हम हमारा पैसा लगा रहे हैं वहां का समाज अगर सुधरा हुआ नहीं है, उनकी जरूरतें पूरी नहीं है, तो हमारी पूंजी सुरक्षित नहीं है। इसको फॉरेन फंडिंग बोलेंगे। फॉरेन फंडिंग आ गया, एफडीआई यानी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में आ गई। उसी तरह से भारत के अंदर विकास के कामों के लिए पैसे आने शुरू हो गए। ये स्थित्यंतर है। तो पैसे जैसे आने लगे तो कई नई संस्थाएं भी खुली, और जो पहले संस्थाएं थी जो वॉलंटरी स्वैच्छिक काम कर रही थी, उसका प्रकल्पीकरण हो गया। और उसकी दोनों साइड है। एक तरफ से रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, निर्देशांकों के लिए बेसलाइन बनाना, हमने सच में यहाँ से यहाँ तक समाज को बदला है ये साबित करना, इसमें भी काफी लोगों को अवेयरनेस हो गया, और उस तरह से उनके काम करने के तरीके बदले। पर उसके साथ साथ थोड़ा कहीं ना कहीं स्वैच्छिकता जो थी उसमें थोड़ा सा ये आ गया, गिरावट आ गई कि डिपेंडेंसी भी बढ़ गई कि पैसा आएंगे तो काम कर पाएंगे, पैसा आएंगे तो हमारा स्टाफ होगा। तो इसके दोनों साइड है। जो जिसको अकाउंटेबिलिटी बोलते हैं, वो एक तरफ से आ गई कि हमने काम
करना है, करके दिखाना है। ये जब तक हो जाएगा ऐसा नहीं है। इट इज टाइम बाउंड एंड एज पर प्री डिजाइंड प्लान। हाँ, हाँ। स्वैच्छिक नहीं है कि जब भी हमें लगे हम जाकर के ये काम करें, और वो होता रहेगा और दुनिया बदलती रहेगी। एक दिन क्रांति भी हो सकती है, पर ये बदलाव के लिए कोई ढांचा नहीं था। प्रकल्प आने के बाद उसका जो है कि एक तरह से इस तरह के काम करने के लिए एक सिस्टम आ गई, और इसलिए कई संस्थाओं ने अपनी जिस तरह की स्टाफिंग थी उसको भी बदला। यहाँ कई सारे कॉलेजेस ऑफ सोशल वर्क होने के कारण महाराष्ट्र की संस्थाएं बहुत पहले से प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्क में गई। हाँ। तो सामाजिक संस्था विकास कामों में परिवर्तित हो गई, और विकास काम जो है ये इसका एक वर्ड है अकाउंटेबिलिटी को, जवाबदेही हो। जवाबदेही हुई। सरकार ने भी देखा कि इनके पास जो लोग संगठन है वो सरकार के पास नहीं है, तो हम प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें, हम साथ में काम करें। हाँ, हाँ, हाँ। और इससे निकलते कई सामाजिक संस्थाओं ने ऐसे काम किए कि जिनका सरकारीकरण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यानी अपस्केलिंग, अडेप्टेशन और बड़े पैमाने के वो काम फैला। जैसे कि सूखे के बाद लोगों के हाथ को काम नहीं था और पैसा नहीं मिल रहा था, तो इस तरह के सार्वजनिक काम निकाले गए कि पर्कोलेशन टैंक, पाझर तालाव महाराष्ट्र में बोलते हैं, हर गांव में निकले। छोटी पगडंडियों के थोड़े से रास्ते हो गए। तो ये सारे काम करने के लिए गांव को लोगों के लिए रोजगार हमी मतलब गारंटी कि हम आपको काम देंगे। 100 दिन तो काम देंगे आपको, इसका मिनिमम वेज मिलेगा। महिलाएं आती है तो उनके लिए पालना घर होगा, उनको मातृत्व की लीव मिलेगी। ये सब जो ग्रामायण जैसी संस्थाएं तब कर रही थी कि भाई एक ब्रास को मापना कैसे, भ्रष्टाचार न हो तो हमें पैसा कैसे मिले, ये सब जो किया उसका आज राष्ट्रीय स्तर पर ईजीएस की स्कीम जो आ गई, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट ही आ गया, उसका एक्ट आ गया। दूसरा मुझे याद है 1984 में हम हैदराबाद में जाकर के MCA TCA जो मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव एसोसिएशन, थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव एसोसिएशंस थी, उनको देखने के लिए यहाँ के जो महिला मंडल जब थे उनको देखे गए, और ये ध्यान में आया कि अगर महिलाओं को बाहर निकलने के लिए बचत एक बहाना हो सकता है, और उस बचत से कुछ पैसा उठा के वो अपना आजीविका के लिए कुछ ना कुछ उद्योग कर सकती है, तो ये अच्छा रहेगा। और 1984 से 1990 तक महाराष्ट्र की सेल्फ हेल्प ग्रुप इतना बड़ी पैमाने पे प्रमोट हो गया। इसमें मुझे आज भी याद है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बड़ा रोल किया था। वहां के बापू साहब देशपांडे, रत्ना मैडम, ये पूरे देश को आज महाराष्ट्र को पता है कि उन्होंने नींव डाली थी। सुधाताई कोठारी हो, सुमनताई बंग हो, चेतना सिन्हा हो, ये सब लोगों ने अपने अपने इलाके में महिलाओं को कितना पैसा इकट्ठा कर पाती हो, तो बाकायदा महिलाओं का असेट बनने लगा। उससे वो अपने हक का पैसा उठा पाई, बकरियां खरीद पाई, कोई छोटा दुकान ले पाई, अपने खेती में के लिए बीज ले पाई। तो इससे महिलाएं भी आर्थिक विकास में सहभागी हो गई। यहाँ तक हो गया कि 2000 के बाद तो नेशनल बजट में भी आज SHG के लिए कितना पैसा आना है ये तय होता है। नाबार्ड जैसी संस्थाओं ने सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो एक मंच दिया और जिस तरह का प्रावधान दिया, उससे महाराष्ट्र की सेल्फ हेल्प ग्रुप ये अपनी एक छाप छोड़ के गई है। और केवल बैंकों से पैसा लेकर के इंटरेस्ट में दे, इस यहाँ तक वो सीमित नहीं रही। चैतन्य जैसी संस्था ने कम्युनिटी बेस्ड माइक्रो फाइनेंस शुरू किया। कईयों ने अपनी बैंक्स बनाई। हमने पर्याय में अनिक जैसी बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, NBFC जिसको बोलते हैं, ये रिजर्व बैंक सर्टिफाइड हमारी आज एक पत संस्था है। पर हमने 5 जिलों में सावित्रीबाई म्यूचुअल बेनिफिट ट्रस्ट ये महिलाओं को बनाया, और जो अनेक संस्था है उनको पैसा देती है, उसका पूरा नियोजन जो है किसको किस लिए पैसा देना और पैसा पड़ा ना रहे, इसलिए क्लस्टर फॉर्मेशन। महाराष्ट्र में ये 3 टियर सिस्टम जो है कि गांव में SHG,
कई एसएचजी का एक क्लस्टर और कुछ क्लस्टर्स का मिलकर के फेडरेशन। ये मुझे लगता है महाराष्ट्र के हर जिलों में कई फेडरेशन आज बने हैं। हाँ। इनमें चैतन्य जैसी संस्थाओं का बहुत बड़ा रोल है, उनके 20-25 आज फेडरेशन है, उसकी बड़ी सिस्टम्स है, डॉक्यूमेंटेड है। मुझे लगता है कि साधन जैसी नेशनल लेवल नेटवर्क जो है उन तक महाराष्ट्र के ये मॉडल्स जो है पूरे देश में छा गए हैं और इनका आदान प्रदान आप आज देखेंगे कि एपी मार्च जैसा महाराष्ट्र के भी महिला पथ संस्थाओं का एक बड़ा योगदान है और उनका क्या कहना चाहिए, एक उनको मान्यता मिली है। हाँ, हाँ। अपस्केल तो हो गए, हर एक ने अडॉप्ट भी किए हैं और केवल वो गांव में बचत करने वाली महिलाएं इतनी नहीं रही, तो महिलाओं का स्थानिक स्वराज्य संस्था में सहभाग हो या गांव में सुविधा लाने के लिए पहल हो, लड़कियों के लिए हॉस्टल या लड़कियों की शिक्षा हो, या अपनी लड़कियों को हम डाउरी हुंडा देके ये नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, इस तरह की एक चळवळ हो, या हिंसा के लिए एक सामूहिक दबाव ला करके, ये जरूरी नहीं है कि झगड़े ही होने चाहिए या कोर्ट में ही जाने हैं, जगह जगह पे आज आप देखेंगे कि ये एसएचजी चलाने वाली महिला संगठनों ने इनको इतना एम्पावर किया है कि गांव के प्रश्न है गांव में ही, या कुटुंब के प्रश्न है वो साथ में बैठने की सुलझाने की वो कोशिश करें। मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा योगदान महाराष्ट्र की संस्था। एमडीजी एसडीजी के बारे में भी हम यही बोल सकते हैं, महाराष्ट्र का काफी योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल, पानी के प्रश्न पे बहुत काम हुआ है। पानी के लिए सोशल सेंटर जैसी संस्था है, फार्म जैसी संस्था है, गोमुख जैसी संस्थाएं है, एक्वाडाम जैसी संस्था है, पानी पंचायत है। ये कई संस्थाओं ने ये स्थापित कर दिया कि विकास के मूल में पानी है और पानी इतना गिरता है, उसका कंजर्वेशन नहीं अगर कर पाएंगे तो खेती खतरे में है, मिट्टी खतरे में है, इसलिए अन्न सुरक्षा खतरे में है। तो अन्न सुरक्षा के लिए जो पानी पे काम करो, मिट्टी पे काम करो, क्योंकि मिट्टी को हम काम करेंगे तो अपने आप अनाज अच्छा पैदा होगा। सुभाष पालेकर जैसे लोगों ने देश भर में, पहले महाराष्ट्र में कई ऐसे उपक्रम लिए हैं। बायब जैसी संस्था है कि 1 एकड़ में आप 5 लोगों का परिवार पॉवर्टी लाइन के ऊपर ला सकते हैं। अब ये वाड़ी जो महाराष्ट्र की एग्रो हॉर्टी फॉरेस्ट्री मॉडल है, 1 एकड़ में किस तरह से आपकी फूड, फाइबर, टिम्बर, फॉडर सारी जरूरतें पूरे कर सके, उसका तो महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रकल्प ही बना दिया। ये सब हमारे स्वयंसेवी संगठनों की देन है। ये स्वयंसेवी संगठन ने ऐसा काम किया कि वो अपने आप फैले हुए काम को और संस्थाओं ने स्वीकृत किया, उसको और अपस्केल किया, अपनी तरफ से अपने अपने जगहों को उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। जैसे वाड़ी पहले कहते थे कि 40 आम का खेत है, 40 आम का खेत नहीं रहा, उसने हम थोड़ा साउथ में गए तो उसमें पाइनएप्पल भी लगाया और हमने अहमदनगर साइड में गए तो सीताफल भी लगाया, कहीं और उसमें आंवला भी लग गया। तो ये अपने जरूरत की हिसाब से अपने जमीन का नियोजन करना, पता है ये सोशल सेक्टर की देन है। बिल्कुल, ये तो स्वयं से ही संस्थाओं ने किया। इस तरह से 10-20 साल करते रहे कि लाखों लोगों ने उसको अडॉप्ट किया और सरकार को उसका दखल लेनी पड़ी और जन उत्थान नाम से आज महाराष्ट्र में वाड़ी के लिए आपको पूरी लागत मिल सकती है कि आम के पेड़ों के लिए हो, आपको जो पाइपलाइन और सोलर के लिए हो। कई काम इस तरह से पहले हुए कि जिसका परिणाम बहुत एफिशिएंटली, परिणामकारक तो था ही पर कार्यक्षम काम था। इतने पैसे में इतना काम हो रहा है अगर, और अपने आप लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, लोग अच्छी काम को स्वीकारते हैं, अपने आप स्वीकारते हैं। जब हो गया कि फार्म पॉन्ड बनाओ, पानी पंचायत ने अपने खेत का पानी अपने खेत में रहना चाहिए, इसलिए फार्म पॉन्ड की पहल की। अब फार्म पॉन्ड मागेल त्याला तळे, ऐसा ये मूवमेंट हो गई। हर कोई अपने खेत का पानी लगा करके वहाँ ये लगा सकता है। ये इतना ही नहीं कि मिट्टी जो निकाली है उसके ऊपर आप ये सब्जियां उगा सकते हैं। ये हो गया। देखो महाराष्ट्र में घर दोघांचे, ये तो बड़ा ही मतलब शुरुआत की दौर राइट बेस्ड मूवमेंट थी ना ये। हाँ नहीं, घर दोनों के नाम पे होना चाहिए। राइट बेस्ड,
तो ये राइट बेस्ड, और ये स्वयंसेवी संस्था भी है, कुछ IAS ऑफिसर्स भी थे, रत्नाकर गायकवाड़ जैसे, प्रभाकर देशमुख जैसे, इन्होंने काफ़ी इसको, उन्होंने बोला कि हमारे ही गांव में पहले करते, ये उन्होंने जो अपने एक गांव में करके दिखाया तो उसका GR निकला। महिला का नाम लैंड की टाइटल में होना चाहिए, इसका निकला। तो वैशाली पाटिल जैसे लोगों ने, आदिवासियों को तो ज़मीन ही नहीं है, उसने कहा कि भाई ज़मीन अगर नहीं है, प्राइवेट में नहीं है, तो पब्लिक की ज़मीन दो, 1 गुंठा तो महिला को मिलना चाहिए, होम स्टे जिसको कहते हैं। तो इसके ऊपर भी आंदोलन हो गया। आज हज़ारों महिलाओं का खुद का घर है। भीड़ जैसे एरिया में जन विकास संस्था ने कई महिलाओं का नाम ज़मीन पे दाखिल किया है। ज़मीन हक का आंदोलन, कि भूमिहीनों को जो निज़ाम ने दी हुई गायरानें थी, जो उसके ऊपर जी रहे थे, उसको जब उसका उपयोग करने के लिए सरकार ने जब उनको बांटने का शुरू किया, तो ये लोग सामने और बोले कि ये ज़मीन हमारी है और हम इसका उपयोग करेंगे। तब हमने पूरे मराठवाड़ा के 8 जिलों के 56,000 हेक्टेयर के 7/12 इकट्ठा किए कि इसमें फेरफार कैसे हुआ है, और ये ज़मीनों पे काम किया, और उसमें महिला का भी नाम लगा। तो ये योगदान नहीं तो और क्या है, कि जो ज़मीन अपनी नहीं मानी जाती उसके ऊपर हक होना, जिस घर से मुझे बाहर कर देंगे वो घर मेरा होना। मेरे हाथ में आज एक भी पैसा नहीं थी, बैंक मेरे को खड़ी नहीं करती थी क्योंकि मेरे पास में असेट नहीं है, तो मेरा खुद का बचत होना, मैं कर्जा उठा पाऊँ, मैं घर बदल पाऊँ, मैं अपने बहू को भी बिना डावरी का घर में लाऊँ, ये योगदान है। ये कैसे समाज मन में आ गया कि जो प्रथाएं आज तक थी, जो महिला विरोधी थी या भूमिहीनों के हित की नहीं थी, या तो ये सब बदलाव कैसे आ गया। तो ये स्वयंसेवी संस्थाओं ने, ये देखो, हर कोई काम जिसको योगदान कहा जा सकता है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जिसका हो गया, जिसके लिए आज सरकार ने बजट्स रखे हैं, ये सारे काम कम से कम 10-20 साल बिना पैसे के लोग करते रहे। ताई, यानी व्यक्ति से सामाजिक कार्य महाराष्ट्र का व्यक्ति से शुरू हुआ और वो समष्टि तक पहुंचा, यह हम लोग बोल सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो कोई एक उदाहरण की तौर पे है, पर मुझे लगता है कि खेती, पानी, आरोग्य के बारे में तो मैंने कहा ही नहीं, पर एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर का जो पूरा काम है, डॉक्टर अभय बंग, रानी बंग का बाल मृत्यु दर पहले कम करो। अगर बाल मृत्यु ही कम नहीं करोगे तो लोगों को बच्चे और पैदा करने के लिए ये रहेगा, उनको लगेगा कि क्या पता ये जिंदा रहेंगे कि नहीं। तो उसके लिए माता का पोषण हो, माता के पोषण के पहले लड़कियों का ही स्वागत हो, उस लड़की अच्छी किशोरी बने, किशोरियों की स्वास्थ्य अच्छे हो तो उनके बच्चे अच्छे पैदा होंगे। अच्छे बच्चे पैदा हो रहे हैं तो ज़्यादा बच्चों के बजाय कम बच्चों में लोग करेंगे तो उनका खर्चा कम होगा, उनकी आजीविका। तो ये पूरा बाल मृत्यु से लेकर के पूरे गांव और परिसर विकास के लिए ये जो चेन है, इसको समझना, ये आरोग्य में काम हो गया। तो ये हर क्षेत्र में जो है महाराष्ट्र की संस्थाओं का इतना योगदान है कि 10-20 साल शुरुआत करी तो पैसे आएंगे कि नहीं ये भी नहीं सोचा था। नसीब से महाराष्ट्र में एक क्या है कि संस्थाओं की पहुंच भी अच्छी है। लिख पढ़ने वाले कार्यकर्ता टाटा इंस्टीट्यूट, निर्मला निकेतन, कर्वे इंस्टीट्यूट जैसे संस्थाओं से आए हैं, तो उन्होंने जो पहल करी, हो सकता है शायद बाकी राज्यों की पहल से ज़्यादा मजबूत लगी होगी। जिनको पैसा विकास में दाव पे लगाना है, उन्होंने सोचा कि यहाँ लगाएंगे तो कोई रिपोर्ट तो आ जाएगी। तो उसके कारण महाराष्ट्र की संस्थाओं की जो पहल है वो ज़्यादा पहुँची, और पूंजी जो आई उसके सिस्टमेटाइजेशन हो गया। 10-15 पैसे के लिए शुरुआत काम नहीं होता, पर आज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसमें भी पैसा आ रहा है। क्योंकि आप अगर ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि आप हमें पैसा दीजिए, हम आपको दिखा सकते हैं। CYDA जैसी संस्था है, आज उनको कई कॉर्पोरेट पैसे देने तैयार है, क्योंकि अर्बन पुअर के साथ किस तरह से छोटे छोटे काम करके उनका भी सहकारी संस्था की जा सके, इसके ऊपर काफ़ी काम हुआ है। मुझे लगता है कि आज की तारीख में ऐसा शायद ही कोई मुद्दा होगा, शायद ही कोई गांव होगा जिसमें सामाजिक संस्था नहीं पहुंची है। तो ये अच्छा काम हुआ है, महाराष्ट्र में अलग हुआ है, मजबूत हुआ है, उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन भी हो गया है। ये साबित हो चुका है कि यहाँ बहुत अच्छे मॉडल है, पर समाज बदलने के कारण अपने मॉडल्स को और अपस्केल करने के लिए हमें नए तरीके लेने होंगे। ये नया पड़ाव है सोशल एकदम। आप खुद को बदलोगे, खुद को बदल, तू खुद को बदल, तभी तो ज़माना बदलेगा। ये हम गाना गाते थे, तो ये अभी ज़रूरी हो गया है। बहुत अच्छी चर्चा हुई, और सामाजिक संस्था ने क्या दिया और अभी उन्होंने क्या लेना चाहिए, क्या आप सीखना टाइम चाहिए? है,
खुद को देने लायक बनाओ और लोगों से लो, लोगों की एस्पिरेशन क्या है, लोगों की ज़रूरत क्या है, उनके पास समय कितना है, कौन सी टेक्नोलॉजी दुनिया भर में अवेलेबल है, उसका डॉक्यूमेंटेशन करना बड़ी स्मार्ट तरीके से करना होता है। अभी कोई लंबे रिपोर्ट नहीं पढ़ने वाला। 1 मिनट की ऑडियो मल्टी मीडिया में अगर कुछ नहीं बता पाओगे तो आपने काम नहीं किया है, ऐसा समझ लो। जिसके लिए 50 पन्ने लिखने पड़ते हैं, उस टाइप का काम अभी लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि धीरे धीरे इस काम को मदद करने वाले लोग कौन होंगे? अपने ही गांव से गए हुए, कॉरपोरेट में गए हुए, आईटी सेक्टर में आज जो सीईओ सीएफओ है, वो आज सोचते हैं कि अरे मैंने ये अंतर पार किया, मेरे गांव के और बच्चों को मैं ये दूँ, तो उसका हम जरिया बनने के काबिल है कि नहीं? क्योंकि देने वाला जो है उसके पास समय नहीं है, उसके पास वो वहाँ पहुँच नहीं सकता है। क्या उसके बिहाफ पे उसका सपना उसके पैसे के साथ आप गांव में खड़ा कर सकते हैं? ये आपका भी चैलेंज है। तो ऐसा नहीं है कि पहले क्या था, ये कौन थी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो टैक्स पेयर से किसी देश में पैसा कलेक्ट करके, मतलब वो उनका पैसा नहीं था, किसी लोगों का पैसा था, वो भी बिछो लिए थे, और वो किसी दूसरे का पैसा किसी तीसरे को, किसी चौथे के काम के लिए देते थे। हाँ, अब ये बड़ा इतना लंबा कनेक्शन नहीं होगा। मैं बताता हूँ कि मेरे को 10 लड़कों को इंजीनियरिंग में डालना है, मेरा पैसा है, दिखा दो, मेरे मेहनत का खुद का पैसा है। आप केवल मुझे अच्छे बच्चे ढूंढ के दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं हर संडे जाकर के उनको ग्रूम करूंगा, मैं उनको महीने में एक बार मिलूंगा भी। कई ऐसी संस्थाएं, लीला पूनावाला की ऑर्गेनाइजेशन है, ये परसिस्टेंट में किरण गर्ल्स है, वो जो संस्था है उदयन केयर, उनकी शालिनी नाम की है। तो कईयों ने अपने नाम दे रखे हैं कि उन बच्चियों को आगे लाने के लिए अब हम सीधा करेंगे। तो फंडिंग भी बदला है, क्राउड। तो मैंने कहा कि वातावरण बदला, समाज बदला, कार्यकर्ता बदले, संस्था बदली, और इस काम को प्रावधान देने वाला स्रोत भी बदला। अब सामाजिक काम बदलने के लिए आप तैयार हो कि नहीं, ये चुनौती है। क्या बात है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। सामाजिक क्षेत्र को बदलाव लाने के लिए खुद बदलना चाहिए, यह आज का ताई का संदेश है, जिसे हमारा सेक्टर बहुत सकारात्मकता से लेगा, इस राह पे चलेगा, ऐसी अपेक्षा करती हूँ। ताई, मनपूर्वक धन्यवाद, मिलते रहेंगे।